कभी सोचा है हजारों लाखों साल पहले भारत में जिंदगी कैसी रही होगी? मतलब उस जमाने में जब लिखने की कला भी नहीं थी। आज हम सब बस उसी रोमांचक सफर पर निकलने वाले हैं, प्राचीन भारत के पाषाण युग की गहराइयों में। तो चलिए शुरू करते हैं। हम सब ने इतिहास की किताबों में बहुत कुछ पढ़ा है ना? पर कभी ये सोचा है कि इतिहासकारों को ये सब पता कैसे चलता है, खासकर उस समय के बारे में जब कुछ लिखा ही नहीं गया था? तो चलिए सबसे पहले यही सीखते हैं कि एक इतिहासकार की तरह सोचा कैसे जाए। तो सबसे बड़ा सवाल यही है, जब कोई लिखित सबूत ही नहीं है तो फिर हम अतीत के बारे में जान कैसे सकते हैं? ये काम ना किसी जासूसी से कम नहीं है। यहाँ सुराग छिपे होते हैं, पत्थरों में, पुरानी हड्डियों में, गुफाओं की दीवारों पर। तो आइए देखते हैं कि इन सुरागों को पढ़ा कैसे जाता है। देखिए, ज्यादातर लोगों को लगता है कि इतिहास मतलब बस तारीखें रटना है, पर ऐसा बिल्कुल नहीं है। असली इतिहास तो ये समझना है कि कोई चीज क्यों हुई और कैसे हुई। जैसे ये जानना एक तथ्य है कि पाषाण युग के औजार समय के साथ बदले, लेकिन असली सवाल है क्यों बदले? क्या जलवायु बदल गई थी, या शायद उन्होंने नए जानवरों का शिकार करना शुरू कर दिया था? बस इसी क्यों और कैसे को समझना ही असली इतिहास है, और हम इसी पर ध्यान देंगे। चीजों को आसान बनाने के लिए इतिहासकार अतीत को 3 बड़े हिस्सों में बांटते हैं, और इसका आधार क्या है? लिखावट। सबसे पहला है प्रागैतिहास। ये वो समय है जब कुछ भी लिखा नहीं गया, जैसे कि पाषाण युग। इसके बाद आता है आद्य इतिहास। अब ये बड़ा दिलचस्प है। यहाँ लिखावट तो मिली है, जैसे सिंधु घाटी की मोहरों पर हम आज तक उसे पढ़ ही नहीं पाए हैं। और फिर आखिर में आता है इतिहास, जहाँ से हमें ऐसे लिखित रिकॉर्ड मिलते हैं जिन्हें हम पढ़ सकते हैं, जैसे कि वैदिक काल से। ठीक है, तो अब जब हम बुनियादी बातें समझ गए हैं, तो चलिए एक कदम पीछे हटते हैं और भारत के हजारों साल लंबे इतिहास पर एक नज़र डालते हैं। तैयार हो जाइए एक तरह की समय यात्रा के लिए। तो ये रहा हमारा सफर। हम शुरुआत करेंगे आज से लगभग 5 लाख साल पहले पाषाण युग से। फिर आगे बढ़कर हम देखेंगे 2600 ईसा पूर्व की रहस्यमयी सिंधु घाटी सभ्यता को, फिर 1500 ईसा पूर्व का वैदिक काल, और उसके बाद मौर्य और गुप्त जैसे बड़े बड़े साम्राज्यों से होते हुए दिल्ली सल्तनत तक आएंगे। ये एक तरह से हमारे आने वाले विश्लेषणों का पूरा रोड मैप है, और आज हम इस सफर के सबसे पहले पड़ाव पर हैं। तो चलिए अपनी समय यात्रा के पहले पड़ाव पर उतरते हैं, पाषाण युग। और इसकी भी शुरुआत होती है इसके सबसे लंबे और शायद सबसे रहस्यमयी दौर से, जिसे हम कहते हैं पुरापाषाण काल। और कमाल की बात देखिए, ये पुरापाषाण काल कोई छोटा मोटा दौर नहीं था। ये इतना लंबा था कि इसे भी 3 हिस्सों में बांटा गया है। और किस आधार पर? औजारों के विकास के आधार पर। मतलब शुरुआत में, जिसे हम निम्न पुरापाषाण काल कहते हैं, औजार बड़े बड़े और भारी भरकम थे, जैसे हाथ से चलाने वाली कुल्हाड़ियां। फिर आया मध्यकाल। तब तक वो थोड़े होशियार हो गए और पत्थर की पतली परत निकालना सीख गए, जिससे औजार ज्यादा पतले और आयताकार बने। और अंत में उच्च पुरापाषाण काल तक वे चकमक जैसे खास पत्थरों से ब्लेड और नुकीले औजार बनाने लगे थे, जो बहुत तेज और सटीक होते थे। बात सिर्फ औजारों तक ही नहीं रुकी। इसी दौर में हमें इंसानी कला का पहला सबूत मिलता है। इन्हें कहते हैं पेट्रोग्लिफ्स या शैल चित्र। जरा सोच कर देखिए, हजारों साल पहले किसी इंसान ने एक चट्टान पर कुदरती रंगों से कुछ बनाया होगा। ये मानव की कल्पना और रचनात्मकता की पहली चिंगारी थी। तो सवाल ये है कि वो बनाते क्या थे इन चट्टानों पर? वही जो उनकी जिंदगी थी, शिकार के दृश्य, भोजन इकट्ठा करते हुए लोग, और हाँ, कभी कभी लड़ाई भी। मध्य प्रदेश में भीमबेटका की गुफाएं तो इन तस्वीरों से भरी पड़ी हैं। ये तस्वीरें उस जमाने की जिंदगी में झांकने के लिए खिड़की की तरह हैं। चलिए अब कहानी में एक बहुत बड़ा मोड़ आता है। हम पुरापाषाण युग यानी पुराने पत्थर के युग से निकलकर अब मध्य पाषाण युग में कदम रख रहे हैं। और ये वो दौर था जब सब कुछ बदलने वाला था। हुआ ये कि लगभग 10,000 ईसा पूर्व के आसपास दुनिया बदल रही थी। हिमयुग खत्म हो रहा था और धरती का तापमान बढ़ने लगा था। माहौल में आए इस बदलाव ने इंसानों को भी बदलने पर मजबूर कर दिया, और इसी मजबूरी ने एक ऐसे आविष्कार को जन्म दिया जिसने वाकई सब कुछ बदल कर रख दिया। और वो आविष्कार था माइक्रोलिथ। ये छोटे छोटे बहुत ही नुकीले पत्थर के औजार थे। आकार में भले ही छोटे थे, पर इन्होंने एक क्रांति ला दी।
अब वे तीर कमान जैसे हथियारों में इनका इस्तेमाल कर सकते थे, जिससे शिकार करना पहले से कहीं ज्यादा आसान और सुरक्षित हो गया। सिर्फ शिकार करने का तरीका ही नहीं बदला, इसी दौर में एक और बहुत बड़ी चीज हुई। इंसानों ने जानवरों को पालतू बनाना शुरू किया। जरा सोचिए, ये पहली बार था जब इंसान और जानवर दुश्मन नहीं बल्कि साथी बनकर एक साथ रह रहे थे। और इसके सबूत हमें मध्य प्रदेश के आदमगढ़ और राजस्थान के बागोर जैसी जगहों से मिलते हैं। और ये बदलाव उनकी कला में भी साफ साफ दिखता है। अब उनके चित्रों में सिर्फ शिकार और लड़ाई नहीं थी, नहीं, अब वे उत्सव मना रहे थे, साथ मिलकर नाच रहे थे, परिवार बनाते हुए खुद को चित्रित कर रहे थे। यहाँ तक कि हमें उनके शुरुआती धार्मिक विश्वासों की झलक भी मिलती है, जो प्रजनन और जीवन के चक्र से जुड़े थे। तो इन नए चित्रों से हमें क्या पता चलता है? यही कि अब इंसान सिर्फ जिंदा रहने के लिए संघर्ष नहीं कर रहा था, अब वो एक समुदाय बना रहा था। हो सकता है कि पुरुषों और महिलाओं के काम भी बट गए हों और परिवार और पूजा जैसी अवधारणाएं जन्म ले रही थीं। एक तरह से कहें तो समाज अब आकार ले रहा था। तो ये थी कहानी एक शिकारी से एक पशुपालक बनने तक की। हमने देखा कि कैसे पत्थर के औजारों से शुरू करके इंसान ने एक समाज की नींव रखी। पर कहानी यहीं खत्म नहीं होती, असली क्रांति तो अभी बाकी है। अगली बार हम सफर करेंगे नवपाषाण युग का, वो दौर जब इंसान ने खेती करना सीखा और इस दुनिया को हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। तो अगली क्लास में मिलते हैं।